फेस्टिवल में दूसरा नाटक है, अभी कुछ ही क्षण में शुरू होने जा रहा है ओथेलो। तो आइए, प्रस्तुत है नाटक ओथेलो। तुमने तो कहा था कि तुम उस हब्शी से घृणा करते हो। अगर मैं उससे घृणा ना करता हूँ तो तुम मुझे हिकारत भरी दृष्टि से देखो। शहर के 3 बड़े-बड़े अफसरों से मैंने अपनी सिफारिश लगवाई थी लेफ्टिनेंट बनने के लिए, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना लेफ्टिनेंट नहीं चुना। उसने बड़े ही जोर शोर से कहा कि उसने अपना लेफ्टिनेंट चुन लिया है। और किसे चुना उसने? हिसाबी किताबी माइकल कैसियो, वो फ्लोरेंस का बाशिंदा जो अपनी बीवी की गोद में छिपा बैठा रहता है, और कोई सुंदर स्त्री अगर उसे दिख जाती है तो उसके लिए वो नर्क में भी जाने के लिए तैयार रहता है। वो हिसाबी किताबी कीड़ा भला क्या जाने कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, लेकिन वो बातें इस तरह से करता है जिस तरह से कोई महान योद्धा हो। अब वो हिसाबी किताबी कीड़ा उस ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनेगा, और मैं यागो उसका एक अदना सा सेवक बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसको फांसी पे लगते हुए देखता। ये तो काम आसान नहीं है रॉड्रिगो। आजकल नौकरी में तरक्की चापलूसी से मिलती है। अब वो दिन लग गए जब तरक्कियां योग्यता के दम पर मिला करती थी। अब तुम ही बताओ कि क्या ओथेलो ने मुझ पर कोई एहसान किया है जो मैं उसे इतना पसंद करूं? मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसकी सेवा नहीं करता। तुम्हें क्या लगता कि मैं उसकी सेवा करूं? रॉड्रिगो, मैं तो सिर्फ अपना मतलब सीधा करने में लगा हुआ। देखो मित्र, अब ना ही मैं मालिक बन सकता हूं और ना ही हर मालिक की खिदमत की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सारी उम्र गुलामी में काट देते हैं। उनका जीवन बड़ा ही नीरस होता है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन कुछ लोग जो मालिक के पैसे पर कुल छड़रे उड़ाते हैं, उस पर ऐश करते हैं और एक दिन खुद मालिक बन जाते हैं, ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद हैं रॉड्रिगो। भगवान साक्षी है कि अगर मैं ओथेलो के साथ इस वक्त हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। रॉड्रिगो, मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखाई देता हूं। और वो मोटे वाला हब्शी डेस्टिमोना को कितने आसानी से पा गया। इसीलिए तो कह रहा हूं, जाओ उसके बाप को जगाओ, उस हब्शी की खुशी को समाप्त कर दो। जाओ और इतना शोर मचाओ कि नींद हराम हो जाए हरामजादों की। उनकी खुशियों को खा जाओ और जाओ और उस कुत्ते को जो चैन की नींद सो रहा है उसे जगाओ। हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं। जोर से जोर से जोर से क्या हुआ? अरे श्रीमान, आपकी लड़की और पैसा गया।
श्रीमान, क्या आपने अपने दरवाजे कसकर बंद किए थे? हाँ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे श्रीमान, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपकी बेटी भाग चुकी है। नीचे आइए और देखिए, आपके दिल के हजारों हजार टुकड़े हो गए हैं। आपकी प्यारी, जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो भाग चुकी है। एक बुढ़ा काला मेंढा उसे लेकर भाग चुका है। इससे पहले कि वो उससे चौपाया हो और आपको दादाजी बना दे, आप कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए। तुम पागल हो युवक। श्रीमान, आप एक बार अपने घर में देख लीजिए, क्या सब कोई है घर में? सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? श्रीमान, आपने मुझे मेरी आवाज से पहचाना नहीं? नहीं तो कौन हो तुम? मैं रॉड्रिगो हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर सकते। अब लगता है कि तुम शराब के नशे में पागल हो गए हो और द्वेषपूर्वक मेरा अपमान करने के लिए आ गए हो, मेरी नींद खराब करने। श्रीमान, आप गलत सोच रहे हैं। तुम जानते हो कि मेरी इज्जत है लोगों में, समाज में, तुमको ठीक कर देने के लिए। श्रीमान, अरे डकैती चिल्लाने से तुम्हारा क्या आशय है? ये वेनिस है, पुलिस की यहाँ पूरी व्यवस्था है। श्रीमान, हमें आपको परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। श्रीमान, लानत है आप पर, लानत है। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आप लुट चुके हैं। आप अपना भला तो चाहते नहीं, और जो आपका भला चाह रहा है, आप उसे भी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अरे श्रीमान, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक जंगली घोड़े ने आपकी भोली भाली बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया है, और अगर आपने समय रहते हुए कुछ नहीं किया तो जल्द ही आपके घर में छोटे छोटे काले काले घोड़े हिनहिनाते हुए नजर आएंगे। तुम कितने बदजुबान हो कर रहे हैं। श्रीमान, मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, आप एक बार अपने घर में पता कर ले, क्या आपकी बेटी आपके घर में ही है या फिर किसी घुमक्कड़ के साथ भाग चुकी है, किसी मोटे होने वाले हफ्सी के साथ। अगर मैं गलत हुआ तो आप मेरे खिलाफ जो चाहे वो कर सकते हैं। श्रीमान, ठीक है, अरे जरा मोमबत्ती तो जलाओ, मेरे सारे सेवकों को बुलाओ। ये संकट मुझे सपने में दिखाई पड़ा था और लगता है कि ये सपना सच्चा है। हाय, मेरी पुत्री। रॉड्रिगो, हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ, वो आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ पकड़ा गया तो मुझे हबशी के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। हाँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी उसके खिलाफ गवाही दूं। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ जितना मैं प्रेम दिखा सकूं, वफादार रह सकूं, उतना हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम इनको संभाल लेना, ठीक है? और इनको लेकर ड्यूक के घर पर आ जाना। हाँ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। रॉड्रिगो, संभाल लोगे ना? हाँ मित्र, अलविदा मित्र। जो कुछ मुझे डर था बुरे से बुरा होने का वो हो चुका। मेरी लड़की गई, अपने भविष्य की सोचता। मैं तो पूरी तरह निंदा का पात्र बन जाऊंगा और मेरा जीवन तो तबाह हो जाएगा। रॉड्रिगो, तुमने उसको कहां देखा? तुम्हारा कहना है कि वो उस हबशी के साथ भाग गई है। एक पिता को अपने प्रेम और अपने कष्टों के बदले में ये सब कुछ मिला। तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो और कोई नहीं मेरी ही पुत्री थी? हाय रे अभागी लड़की, उसने तुमसे क्या बोला वो और लड़ाई होनी है? मैं अपने कुनबे के सभी लोगों को जगा देता हूं। तुम्हारा कहना है कि उसने उस हबशी के साथ शादी कर ली है? हाँ श्रीमान, मेरा अनुमान तो यही है कि उसने उस हबशी के साथ शादी कर ली है। हे भगवान, वो कैसे भागी? अपने किसी अति प्रिय की बेवफाई मुझे अखर रही है। आज से आगे किसी भी पिता को अपनी पुत्री की केवल शक्ल सूरत को देखकर उनका विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्या ऐसी कोई मोह या जादू की विद्या है जिससे कि सुकुमारी को मोहित किया जा सके? रॉड्रिगो, क्या तुमने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप जो कह रहे हैं वो सही होगा। मेरे भाइयों को जगा दो। अब एक व्यक्ति एक दिशा में जाए और दूसरा दूसरी दिशा में। क्या तुम्हें मालूम है वो कहां मिलेंगे? हाँ श्रीमान, मुझे पता तो है, बस आप एक संरक्षक मेरे साथ भेज दें ताकि मैं आसानी से उसको खोज सकूं। चलिए, कृपया आगे आगे चलिए। जी श्रीमान, मैं प्रत्येक घर को सूचित कर देता हूँ। मेरे अधिकार के कारण कई लोग तैयार हो जाएंगे। तुम अपने लिए विशेष बंदूकों की व्यवस्था कर लेना, विशेष व्यक्तियों को बुला लेना जिसकी रात की ड्यूटी हो। अच्छा रॉड्रिगो, बढ़ो। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी सेवाओं का इनाम दूंगा। उस हबशी को छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन एक शांत दिमाग की अवस्था में किसी की हत्या कर देना मेरे अंतकरण के विपरीत है। हालांकि 10 में से 9 बार मेरी ये इच्छा हुई कि मैं उस रॉड्रिगो को जान से मार डालूं। अच्छा हुआ तुमने नहीं मारा। जनरल, वो बड़ा ही बेवकूफ व्यक्ति है। आपके बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा था। मेरी तो ये इच्छा हुई कि मैं अभी इसका गला घोट दूं, लेकिन दुष्टता के इस गुण की मेरे अंदर बहुत कमी है। लेकिन जनरल, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने शादी कर ली? नहीं, मेरा मतलब है कि प्रोवेंशियो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कानून का सहारा जरूर लेगा। वो जो कुछ करना चाहता है उसको करने दो। मैंने वेनिस राज्य को इतनी सेवाएं अर्पित की हैं कि वे मेरे विरुद्ध उसकी सारी शिकायतों को शांत कर देगी। अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही इसकी घोषणा करने वाला हूं। लेकिन देखो, ये कैसी रोशनी है। जनरल, ये प्रोवेंशियो ही होगा। मैं चाहता हूं कि आप अंदर चले जाइए। नहीं, उसको मुझे यहां पर देख लेने दो। मेरा पद, मेरी योग्यता और मेरी पवित्र आत्मा साफ बता देगी कि मैं क्या हूं। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो ये वही है? जनरल, ये वो नहीं है, ये तो माइकल कैसियो है। ओह, मेरे लेफ्टिनेंट, आओ, शुभकामनाएं। क्या समाचार? जनरल, ड्यूक ने आपको अपना अभिवादन भेजा। उन्होंने तुरंत आपको बुलवाया। तुम्हारे विचार से क्या मामला हो सकता है? मेरा अनुमान है कि साइप्रस की कोई खबर है। बड़ा सनसनीखेज समाचार है। एक के बाद एक करके लगभग 1 दर्जन संदेशवाहक भेजे गए। अनेक पार्षदों को सोते से जगाए गए। और हाँ, वे ड्यूक के पास, उन्होंने तुरंत आपको भी वहां बुलवाया। तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपको मिल गया। मैं भीतर जा रहा हूं एक संदेश देने के लिए, और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। मित्र यागो, जनरल यहाँ क्या कर रहे हैं? आज रात को उसने एक बड़े से जहाज को अपने काबू में कर लिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज वो उस सुंदर जहाज को कानून की मदद से हमेशा के लिए अपना बना लेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अरे उसने शादी कर ली है मेरे दोस्त। शादी? हाँ। किसके साथ? चलिए, मैं तैयार हूं। जनरल, आपको खोजता हुआ दूसरा दल भी इधर आ रहा है। जनरल, इस बार ये पक्का प्रोवेंशियो ही होगा। मैं कहता हूं कि आप भीतर चले जाइए, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। आइए श्रीमान, वो आपकी यही है। सावधान, उसको मार गिराओ, वो चोर है। रॉड्रिगो, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अपनी चमकती तलवारों को अपने म्यान में रख लीजिए, ओस उन पर जंग लगा देगी। आप हमारे बुजुर्ग हैं, तलवार की जरूरत नहीं आपको। आदेश दीजिए। तुम बदमाश चोर कहीं के, तुमने मेरी पुत्री को कहां छुपा रखा है? मैं इस मामले को अदालत में ले जाऊंगा। यदि मुझे लड़ना हो तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इस दोषारोपण के लिए मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? मैं तुम्हें जेल में डालना चाहता हूं, जब तक कि इस अपराध की सुनवाई के लिए तुम्हें ना बुलाया जाता है। चलिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर देता हूं, लेकिन ड्यूक को संतुष्ट कैसे करूंगा जिसके संदेशवाहक राज्य के किसी अति आवश्यक कार्य के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये बात सच है सम्मानित महोदय। ड्यूक परिषद में बैठ चुका है और उसने आपको भी वहां तुरंत बुलवाया है। ड्यूक जो कि परिषद में बैठा हुआ है रात के इस बेमौक समय में। ठीक है, इसको वहीं ले चलो। मेरा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ड्यूक तथा अन्य कोई भी पार्षद मेरे साथ किए गए इस अपराध को अपना समझेगा। अगर इस तरीके के अपराध को छोड़ दिया जाए तो गुलाम और गैर ईसाई हम पर शासन करेंगे। ले चलो इसे। माफ करना, हमने आपको पहले नहीं देखा। आपका भी इस अदालत में स्वागत है। आज रात्रि हमें आपकी कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई, साथ ही साथ विचार विमर्श के लिए भी आपसे कोई सहायता नहीं मिली। श्रीमान जी माफ करना, वैसे ही मुझे भी नहीं मिल पाई।
ना ही राज्य के किसी कार्य से मैं यहाँ आया हूँ और ना ही अपने पद के कारण उठकर मैं सोते से यहाँ आया हूँ। मेरा व्यक्तिगत कष्ट इतना जरूरी है कि उसके सामने सब कुछ महत्वहीन है। क्यों, क्या हो गया? मेरी पुत्री गई। क्या मर गई? हाँ, मेरे लिए तो वो मर ही गई। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे मुझसे चुरा लिया गया, उस पर जादू किया गया, उसे नशीले पदार्थ दिए गए जो कि नीम हाकिमों द्वारा बेचे जाते हैं। जिस किसी ने भी तुम्हारी पुत्री को विवेक से वंचित किया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना किया है या फिर तुम्हारी पुत्री को तुमसे छीना है, तुम्हें उसके विरुद्ध कानून की कठोर से कठोर व्याख्या करनी होगी, चाहे इसमें मेरा स्वयं का पुत्र ही अपराधी दोषी क्यों ना हो। श्रीमान जी, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन अपराधी यही है, यह हबशी, जिसको कि लगता है कि राज्य के किसी महत्वपूर्ण कार्य से यहां बुलाया है। हो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ओथेलो, आपको अपने बचाव में क्या कहना है? महान, शक्तिशाली और योग्य ड्यूक, मैं इस वृद्ध पुरुष की लड़की को ले गया, ये बात सही है। मैंने उससे शादी भी कर ली है, ये भी सही है। ये अपराध मैंने किया है जिसका कि दोष मुझ पर यह लगा रहा है, लेकिन मैंने केवल इसकी पुत्री के प्रेम को जीता है। मेरी पुत्री कुमारी थी, इतनी शर्मिली, शांत और सीधी की किसी भी प्रकार की कामना उसके अंदर नहीं थी। क्या वह ऐसे आदमी से प्रेम करती जिसे कि वो देखकर ही डर जाती? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लड़की को अदालत में बुलवा लीजिए, वो अपने पिता के सामने स्वयं बताएगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। यदि वो मुझे दोष देती है या बुरा कहती है तो आप मुझे मेरे पद और उत्तरदायित्व से ही ना हटावें, अपितु मृत्यु दंड दे सकते हैं। ठीक है, डेस्डेमोना को अदालत में पेश किया जाए। और जब तक वो आती है, मैं भगवान के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या मैं आपको बताऊं कि मैंने किस प्रकार इसकी पुत्री के प्रेम को जीता? ठीक है ओथेलो, ये अदालत तुम्हारी कहानी सुनना चाहेगी। खुद उसके पिता को मुझसे बहुत स्नेह था। वो मुझे अक्सर बुलाया करता और निवेदन करता कि मैं अपने जीवन की कहानी उसको विस्तार से सुनाऊं। जो जो युद्ध मैंने लड़े, कहां कहां मेरे भाग्य ने पलटा खाया, वो शुरू से लेकर अंत तक सब जान लेना चाहता था। इसीलिए मैं अपने सारे साहस व खतरनाक कार्य उसको बताता चला गया। बड़ी विचित्र और विभत्स घटनाएं समुद्र की और पृथ्वी की। कभी कभी मौत से मेरा बाल बचना, किलेबंदी को तोड़ना, जेलबंदी, गुलामी और फिर छुटकारा। बड़े अजीब अजीब देशों की यात्राएं, जहां बड़ी बड़ी गुफाएं, मीलों मील वीरान रेगिस्तान, ऐसी खदानें जिनको कभी खोदा नहीं गया, ऐसी ऊंची चट्टानें जिनका सिरा आसमान में होता था। मुझे उन सब के बारे में बताने का मौका मिलता। ऐसी कहानियां सुनकर डेस्डेमोना जब मैं उसे इस संकट और दुर्भाग्य की बात बताता तो आंसू निकल आते थे। जब मेरी कहानी समाप्त हो जाती थी तो लंबी आहें भरा करती थी। वो ये कबूल करती थी कि जो खतरे मैंने उठाए उनके कारण वो मुझसे प्यार करती थी, और मैं भी उससे प्यार करने लगा था क्योंकि उसको मेरे प्रति सहानुभूति थी। बस यही वो जादू टोना है जिसका उपयोग मैंने किया और इसकी पुत्री के प्रेम को जीत लिया। वो देखिए वो स्वयं आ रही है, वो सब कुछ बता देगी। भाई, इस तरह की कहानी तो मेरी पुत्री के प्रेम को भी जीत सकती है। मेरा अनुरोध है कि मेरी पुत्री क्या कहती है वो भी सुन लिया जाए। अवश्य। अगर वो इस हबशी के साथ जाना चाहती है तो मैं दोबारा इसे दोष ना दूं। इधर आओ मेरी बेटी, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि सम्मानित व्यक्तियों के सामने तुम्हें क्या करना चाहिए? ओह पिताजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 2 हिस्सों में बंट चुकी हूँ। पिताजी, मेरे दोहरे कर्तव्य हैं, मेरी दोहरी जिम्मेदारियां हैं। मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है। आपने मुझे अच्छी परवरिश दी, मुझे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन तब तक मैं आपकी पुत्री थी पिताजी, और अब ये मेरे पति हैं। आप जानते हैं जिस तरह मेरी माँ ने अपने पिता जैसे भी ज्यादा बढ़ के आपको प्रेम किया था,
बिल्कुल उसी तरह मैं ओथेलो से प्रेम करती हूँ। तब तुम्हें अलविदा। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। श्रीमान जी, कृपया अपना राजकार्य आगे बढ़ाए। ठीक है बहादुर ओथेलो, आपको सूचित किया जाता है कि इस वक्त साइप्रस के लिए तुर्की का एक बेड़ा रवाना हो चुका है। इस इलाके की आपसे अच्छी जानकारी किसी को नहीं है कि इसकी सुरक्षा कैसे होगी। ओथेलो, आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं ओथेलो, बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने वर्तमान सुख को भूल के इस राज्य के युद्ध का बेड़ा उठाएं। सम्माननीय ड्यूक, प्रथा का मैंने पालन किया है। कठिनाइयों को गले लगाने की मेरी आदत रही है, इसीलिए तुर्कों के विरुद्ध इस युद्ध को लड़ने के लिए ओथेलो तैयार है। लेकिन राज्य के प्रति पूरे सम्मान के साथ मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरी पत्नी के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाए। उसके पिता का पद बहुत ऊंचा है, उसको देखते हुए व्यवस्था की जाए। वो चाहे तो अपने पिता के साथ रह ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं इनकी नजरों के सामने रह के नहीं तकलीफ। महोदय, क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे? क्या चाहती हो तुम डेस्डेमोना? भाग्य को चुनौती देके मैंने ओथेलो से मोहब्बत करी। वो मेरा साहस था और अब मैं इनके साथ रहूं। दुनिया चाहे कुछ भी करे, मगर मैंने ओथेलो की इस बेबाक शख्सियत को उनकी दिमागी खूबियों में पाया है। अगर ये मुझे छोड़ जंग में अकेले चले गए तो मैं उन सब खूबियों को कैसे देख पाऊंगी जिन पे मैं न्योछावर हूँ। महोदय, मुझे इजाजत दे कि मैं इनके साथ जा सकूं। इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि इसके यौवन के आवेग और उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करूंगा। ठीक है डेस्डेमोना, तुम जैसा चाहो फैसला ले सकती हो। चाहे तो वेनिस चली जाओ या यहां पे इसके साथ रह लो, फैसला तुम्हें करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है। ओथेलो, तुम्हें आज रात्रि ही रवाना होना होगा। आज रात? जैसी आपकी आज्ञा। परंतु निकलने से पहले तुम्हें हम लोगों की आगे की सुविधाओं के लिए अपने किसी विश्वसनीय को छोड़ के जाना होगा। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपने सहायक को छोड़ देता हूं। बहुत ही ईमानदार और विश्वास पात्र है। वो मेरी पत्नी को साइप्रस भी लेकर आएगा और आप जैसा आदेश देंगे उसका पालन भी करेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग कल फिर से 9 बजे मिलेंगे। तब तक इस अदालत को निलंबित किया जाता है। इधर आओ हफ्सी, उसे खुश रखना और अगर अपने प्रेम में अंधे हुए नहीं हुए तो देखना, उसने अपने बाप को धोखा दिया है, कहीं वो तुमको धोखा ना दे दे हफ्सी। यागो, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूं। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम्हारी पत्नी इसकी सेवा में रहे। जैसे ही मौका मिले इसको साइप्रस लेकर आ जाना। जंग से पहले हमारे पास कुछ 1 घंटे बचे हैं डेस्डेमोना, और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आओ। कहना क्या है मेरे मित्र, सब कुछ तो अपने आप होता जा रहा। तुम जाओ और जाकर बिस्तर पर मुझे तो लगता है कि मैं कहीं जाकर डूब मरूं। मत बनो रॉड्रिगो, मूर्खता भरी बातें क्यों करते हो? ये डूब जाने की बात अगर तुमने दोबारा की तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा मेरे दोस्त। मित्र, मुझे ये कबूल करने में शर्म आती है कि मैं डेस्डेमोना को नहीं पा सका। मर्द बनो रॉड्रिगो, ये जो तुम्हारी टांगों के बीच में कुलबुल हो रही है ना, इसे शांत रखो।
और मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। डूब जाने की बात मत करो मेरे मित्र। अंधी बिल्ली और उसके बच्चों को डूब जाने दो, उसके पिल्लों को डूब जाने दो। तुम अपने बटुए में पैसा रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये डेस्टिमोना बहुत जल्दी ही उस हबशी के प्यार से ऊब जाएगी मेरे दोस्त। इनका प्यार एक आवेश के साथ शुरू हुआ था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हबशी भी ज्यादा दिन तक इस प्यार को बनाकर नहीं रख सकता। इसीलिए कहता हूं, अपने बटुए में पैसा रखो, क्योंकि तुम जल्दी देखोगे मेरे दोस्त। इन दोनों का आवेश जो कि हवस के साथ शुरू हुआ था, जैसे ही खत्म होगा इनका प्यार भी अपने आप समाप्त होता जाएगा। इसीलिए कहता हूं, अपने बटुए में पैसा रखो मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत जल्दी जब डेस्टिमोना को यह लगेगा कि उसकी हवस की संतुष्टि हो रही है, तो वो बहुत जल्दी इसके प्यार से ऊबना शुरू कर देगी और अपने लिए हम उम्र व्यक्ति तलाश करना शुरू करेगी मेरे दोस्त। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम अपने बटुए में पैसा रखो, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस पैसे के लिए अगर तुम्हें नर्क भी जाना पड़े तो चले जाना मेरे दोस्त, घबराना नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके इन दोनों के प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं, अपने बटुए में पैसा रखो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। डूब जाने की बात तो बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त। हाँ, अंधी बिल्ली उसके पिल्लों को डूब जाने देना है। तुम तो जानते हो मैं हबशी से घृणा करता हूं और तुम भी उससे बहुत घृणा करते हो। तो जब हम दोनों ही उससे घृणा करते हैं तो हम उसको मिलकर मूर्ख बनाएंगे, उसका पागल बनाएंगे मेरे दोस्त। तो जाओ, जाए, कल ही मिलना। ठीक है, जाओ। ठीक है मित्र। मित्र। रॉड्रिगो। हाँ मित्र, हाँ। मैंने जो कहा है वो सुन रहे हो ना? हाँ मित्र। डूब जाने की बात नहीं करना। नहीं। जितना पैसा है सारा अपने बटुए में भर लेना। अपनी जमीन बेचनी पड़े तो बेच देना मेरे दोस्त, लेकिन डूब जाने की बात मत करना। नहीं। जाओ मित्र, मैं सब कुछ बेच दूंगा। हाँ। मैं जा रहा हूँ, सब कुछ बेच दूंगा मित्र। अलविदा मित्र। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। बेवकूफ, इस तरह से मैं इस मूर्ख का सारा पैसा हड़प कर जाऊंगा। इसके लिए मुझे अपने शैतानी ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करना है। हबशी दिल का सच्चा आदमी, मेरे बारे में वो बड़ी ही अच्छी सलाहियत रखता है और इसी बात का मैं फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाऊंगा। ये खेल है और इस खेल में मुझे बड़ा मजा आता है। कैसियो एक सुंदर व्यक्ति है। हबशी उसे ईमानदार समझता है। वो समझता है कि गोरी चमड़ी वाले लोग बड़े ही ईमानदार और वफादार होते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर मैं आसानी से ओथेलो के दिल में कैसियो के लिए शक पैदा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि उसकी बीवी की कैसियो के साथ बड़ी अच्छी साठ गांठ है। मैं आसानी से कैसियो के खिलाफ ओथेलो को भड़का सकता हूं और मैं उस पर ऐसी नकेल कस दूंगा कि उसका ऐसा बंदर बनाऊंगा, ऐसा बंदर बनाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मेरे रोंगटे क्यों खड़े होने लगे? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये सब अपने आप हो रहा है। ये काली रात खुद शैतान के साथ सोई है, तब जाकर ये
उसके कर्तव्य दिन की रोशनी में सारी दुनिया देखेगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो सुरक्षित है और शीघ्र यहाँ पहुंचने वाले हैं। ओह, प्राकृतिक शक्ति ने हम परख कर दिया था, लेकिन आप चिंता न करें। सुनिए, वे चिल्ला रहे वो एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, वो मित्र ही होंगे। लगता तो ऐसा ही। कृपया तुम जाओ और पता लगाओ। चलो। आपका स्वागत और आपका भी स्वागत है। या तो यदि बुरा ना माने तो मैं आपकी आज्ञा से आपकी पत्नी का चुंबन लेना चाहूंगा। मेरे स्वभाव अनुसार ये अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए। जितना ये मुझसे सवाल लड़ाती है, अगर उसका 1% भी तुम्हें अपने होंठ चूमने को दे दे तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा मेरे दोस्त। ये तो कुछ बोलती भी नहीं है। मैडम, ये बहुत ज्यादा बातें करती है। ये इतनी घिसी पिटी बातें करती है कि नींद आने लगती है। ये अभी आप सबके सामने संत बनकर चुपचाप खड़ी है, लेकिन इसकी नजरें बता रही है कि ये मुझे अंदर ही अंदर गालियां दे रही है। ऐसा कहने का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बात ये है मेरी मूर्ख पत्नी कि तुम घर के बाहर लगे हुए रंगीन चित्र की तरह और बैठक में टनटनाती हुई मधुर ध्वनि वाली घंटियों की तरह हो शैतान एकदम। अगर तुम्हें मुझे तंग करना होता है तो ये संत का रूप धारण करती है, और अगर मैं इसे कुछ कह दूं तो ये शैतान बनकर मुझ पर टूट पड़ती है। इसकी रसोई में जंगली बिलाव उसे रहते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं इससे कहूं कि घर का कामकाज संभाल ले तो उसे आलस मार जाता है, और जब मैं रात में इससे कहता हूं कि चलो बिस्तर पर चलते हैं तो उसको काम याद आता है। चुप रहो, कैसे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यागो। तुम औरतों से इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? मैडम, मैं सच कह रहा हूं, ये सच में ऐसा ही करती है। यागो, अपनी तारीफ में मैंने तुम्हें कसीदे पढ़ने को नहीं कहा। तुम तारीफ के काबिल ही नहीं हो मेरी मूर्ख पत्नी। हाँ, और अगर तुम्हें मेरी तारीफ में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे यार? मैडम, ऐसा करने के लिए मुझे मत कहिए, क्योंकि जब तक मैं किसी में दोष ना खोज लूं मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। चलो, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश तो करो यार। कुछ तो कहो मेरी प्रशंसा। देखिए, अगर आप इतना जोर दे ही रही हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मेरे दिल से पूछ सकती हैं कि मेरे दिमाग में विचार ऐसे घूमते हैं जैसे कि लेस, और उस लेस में मेरी कल्पनाओं के पंछी फड़फड़ा कर चिपक जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी काव्य प्रतिभा का इस्तेमाल करके कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। मैडम, आप दिखने में सुंदर हैं और बुद्धिमान भी, और बुद्धिमानी और सुंदरता दोनों ही बड़े काम की चीज होती है, लेकिन इसका फायदा अक्सर दूसरे उठाते हैं। तो अगर कोई
महिला, काली और बुद्धिमान, तब तुम क्या करोगे? कोई महिला जो काली होगी और बुद्धिमान भी होगी, उसे गोरा पति मिलेगा जो उसके कालेपन से मैच करेगा। वाहियात, एकदम वाहियात। और कोई महिला अगर गोरी हो परंतु मूर्ख हो, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? जो गोरी होगी वो मूर्ख नहीं हो सकती मेरी मूर्ख बीवी। अगर वो मूर्ख हो भी गई तब भी उसे कोई बुद्धिमान उत्तराधिकारी ही प्राप्त होगा। हाँ, घिसी पिटी बातें हैं तुम्हारी यादों जो सिर्फ थके मंदे यात्रियों को हंसाने के काम आती हैं। चलो एक बात बताओ, तुम ऐसी औरत के बारे में क्या कहोगे जो कुरूप भी हो और मूर्ख भी? ऐसी कोई औरत दुनिया में नहीं है जो कुरूप भी हो और मूर्ख भी। अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर। तुम सबसे ज्यादा उसकी तारीफ करते हो जो बिल्कुल भी प्रशंसा के पात्र नहीं है। चलो एक बात बताओ, तो तुम ऐसी औरत के बारे में क्या कहोगे जो अपने गुणों के आधार पर अधिक से अधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धारणा को भी चुनौती दे सके? देखिए, अगर कोई ऐसी औरत है जो कि सर्वदा सुंदर रही हो, जिसके पास घमंड ना हो, वो अपनी बात तो रखती हो लेकिन जोर शोर से नहीं, उसके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन फिर भी सादा लिबास पहनती है, उसकी अपनी एक राय होती है, अगर उसको नाराज भी कर दिया जाए तो वो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, हालांकि वो अपने ही विचारों में फंसी रहती है। और अगर कोई ऐसी महिला है वो अपने ही प्रेमियों के प्रति उदासीन भी रहती है। अगर कोई ऐसी महिला है तो वही सही मायने में सच्ची औरत कहलाने के लायक है। तो फिर वो क्या करे? वो घर पर रहे और बच्चे पैदा करे। अपनी इस पूरी बात को तुमने इतने घटिया तरीके से खत्म किया है। एमिलिया, ये आदमी तुम्हारा पति जरूर है मगर इससे कभी भी शिक्षा मत लेना। कभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये सलाहकार मुंह फट और बदतमीज नहीं है? मुझे लगता है मैडम कि वो खरी बात कहता है। आप उसका मूल्यांकन एक सिपाही के रूप में करें, एक विद्वान के रूप में नहीं। ओ, कैसियो ने उसका हाथ पकड़कर छू लिया। अब ये शिष्टाचार के कारण इसने इस हाथ को छू तो लिया, लेकिन यही शिष्टाचार अब कैसियो का दुश्मन बनेगा। कैसियो मेरे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तुम्हारा लेफ्टिनेंट का पद ना छीनूं, तो इस बार इस हाथ को चूमने की गलती तुमने फिर से कर दी है। इसने तो वही कर दिया जो मैं चाहता। अब कैसियो का शिष्टाचार ही इसकी दुख का कारण बनेगा। अब मैं इसकी नेकी को ही इसका दुश्मन बना दूंगा। हाँ, मैं इस आवाज को पहचानता हूं। कैसियो, जनरल। हाँ, सचमुच जनरल आ रहे हैं। ओह, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हाँ। ओथेलो। ओह डेस्टिमोना! आप कैसे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य और खुशी हो रही है कि आप मुझसे पहले आ गए। अगर प्रत्येक तूफान इसी प्रकार की शांति लेकर आए और आप मिल जाएं तो हवा चलती रहे। अगर आज मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो बड़ी सुखद यात्रा होगी। ऐसी बात मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी खुशी और हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। भगवान हमारी समान इच्छाओं की पूर्ति करे। मेरी खुशी ने मेरी जुबान को शांत कर दिया है। मैं बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ। जो चुम्बन मैंने तुम्हारे दिए हैं या हमारे बीच के बड़े से बड़े मतभेदों को खत्म कर दें। आओ अब चलते हैं। मेरे लिए आप लोगों के पास एक सुख समाचार है दोस्तों। हमारी लड़ाई खत्म हुई, सभी तो डूब गए। इस द्वीप के मेरे पुराने परिचितों का क्या हुआ? वो सब ठीक है जनरल। डेस्टिमोना, साइप्रस में तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। ये लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं और मैं इनके बीच में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। यागो, तुम बंदरगाह चले जाओ और मेरा सामान ले आओ। आओ चलते हैं।
रॉड्रिगो, रॉड्रिगो, कहाँ मर गए थे? मित्र, जरा चला हो गया था जरा। मित्र, तुम मेरे साथ बंदरगाह पर चलो। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। बोलो। आज रात को कैसियो की निगरानी करना, और मैं तुम्हें बता दूं कि डेस्टिमोना कैसियो से सीधे सीधे प्यार करती है। हाँ, तुमने देखा नहीं कि कितने आवेश में इन दोनों का प्यार शुरू हुआ था? अपने दिल पर हाथ रख लो, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटने वाला है। थोड़ा आराम से सुनो, बैठो बैठो। तुमने देखा कि ओथेलो ने कितनी पहल में आकर इससे प्रेम किया था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हबशी अभी भी उससे उतना ही प्रेम करता है? अगर वो उससे इतना ही प्रेम करता होता तो उसकी आंखों में खुशी होती, लेकिन डेस्टिमोना की आंखों में मैंने वो खुशी नहीं देखी मेरे दोस्त। अब तुम ही बताओ कि प्यार तो समाप्त होता जा रहा। अगर ऐसी बात ना होती तो क्या वो कैसियो को अपना हाथ चूमने देती? मैं अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं रॉड्रिगो। हवस की शुरुआत ऐसे ही होती है, पाप के विचार ऐसे ही फूटते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यह स्पष्ट बात है कि कैसियो से समझदार व्यक्ति डेस्टिमोना के लिए और कोई नहीं हो सकता। कैसियो दिखने में बड़ा ही विनम्र है, बड़ा ही शालीन है। अपनी इसी विनम्रता का फायदा उठाकर वो किसी भी स्त्री को अपने वश में कर लेता है मेरे दोस्त, और उसमें वो सारे गुण हैं जो डेस्टिमोना के काम वासना को संतुष्ट कर सकते हैं। वो उसका हम उम्र भी है और सुंदर भी है। इसीलिए कैसियो कोई अवसर मिलेगा और वो इस अवसर की तलाश में भी रहेगा। उससे बढ़कर ये अवसर किसी और को मिल ही नहीं सकता है मेरे दोस्त। इसीलिए कह रहा हूं कि कैसियो के चंगुल में डेस्टिमोना आ चुकी है। हाँ मित्र, कैसियो? मुझे तो नहीं लगता मित्र कि वो ऐसा करेगा। क्यों? क्यों तुम्हें लगता है कि वो बड़ी ही चरित्रवान औरत है? हाँ, वो तो बहुत शानदार औरत है। तो फिर उसने कैसियो को अपने हाथ का चुम्बन लेने क्यों दिया? मित्र, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कामुकता के विचार इसी तरह से प्रफुल्लित होते हैं मेरे दोस्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को कैसियो गार्ड रूम के बाहर निगरानी कर रहा होगा। तुम उसकी निगरानी करना, ठीक है? ठीक है मित्र। और कैसियो जल्दी ही गुस्से में आ जाता है। तुम कुछ ऐसा करना कि उसे गुस्सा आ जाए। हो सकता है कि वो तुम पर अपनी तलवार लेकर वार कर दे। लेकिन तुम डटे रहना मेरे दोस्त। तुम डटे रहना। तब तक मैं साइप्रस के लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, और वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उसका लेफ्टिनेंट का पद छीन ले नहीं जाता। ठीक है? करोगे ना? करोगे? करूंगा मित्र। हाँ, तो जाओ जाओ, जाता हूं। और मुझे जल्दी ही किले के ऊपरी हिस्से में मिलना। ठीक है मित्र। जाओ जाओ। अलविदा मित्र। अलविदा मेरे दोस्त। कैसियो को उससे मोहब्बत है, भरोसा है मुझे इस बात का। डेस्टिमोना भी उससे प्यार करती है, ये मुझे की बात है। हबशी दिल का अच्छा आदमी है, एक अच्छा पति बनने के उसमें सारे गुण हैं, लेकिन मैं भी डेस्टिमोना से प्यार करता हूं। हवस इसकी उतनी बड़ी वजह नहीं है, हालांकि कुछ वजह ये भी है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह है बदला। लोगों का विश्वास है कि ये मेरी पत्नी के साथ सोया है। जिस तरह से उसने मेरी पत्नी को भ्रष्ट किया है, मैं भी डेस्टिमोना को भ्रष्ट कर देना चाहता हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया
तो मैं हबशी को इतनी ईर्ष्या में पटक दूंगा, इतना पागल कर दूंगा कि वो तड़प तड़प कर रो उठेगा, बंदर की तरह उछलेगा कूदेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इस वेनिस के मूर्ख व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर आज मैंने जो उसको पट्टी पढ़ाई है इसने वैसा ही कर दिया तो मुझे कैसियो के खिलाफ ओथेलो को भड़काने का मौका मिल जाएगा। मैं कैसियो के खिलाफ ओथेलो को इतनी गंदी तरह से भड़काऊंगा, मैं कहूंगा कि उसने जो कुछ भी किया है डेस्टिमोना के साथ संबंध बनाने के लिए किया है। ये सुनते ही ओथेलो पागल हो उठेगा। मेरी चाल अभी यहां है, ठीक ठाक से स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी मैं ओथेलो को उसके घुटनों पर लेकर आऊंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। जल्दी करो मित्र। अभी से लेफ्टिनेंट, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। आज जनरल ने हमें पता है जल्दी क्यों विदा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिमोना के साथ बिस्तर का आनंद लेना चाहता है मेरे दोस्त। ओह, वो तो शानदार महिला है। उसके अंदर कितना प्रेम का भाव है तुमने देखा? सचमुच वो कोमल और सुंदर प्राणी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी काम उत्तेजना है, तुम्हें दिखाई दी? हाँ, उसकी आंखें बड़ी मनमोहक हैं। और जब वो किसी से बात करती है तो अपने भीतर प्रेम का रस घोल लेती है। सचमुच वो नारीत्व का एक आदर्श है। हाँ, इसीलिए आओ भगवान से प्रार्थना करें कि आज उन्हें बिस्तर का भरपूर सुख मिले मेरे दोस्त। लेफ्टिनेंट, मेरे पास एक अच्छी शराब है, आओ आज ओथेलो के स्वास्थ्य के लिए हम शराब पिएंगे। नहीं मित्र यागो, तुम्हें पता है कि शराब मुझे सहन नहीं होती, ये मेरे दिमाग में प्रवेश कर जाती है। मेरी इच्छा है कि मनोरंजन का कोई और साधन मंगाया जाना चाहिए। मनोरंजन का और साधन भी मिलेगा मेरे दोस्त, लेकिन उससे पहले इस शराब का आनंद ले लिया जाए। सिर्फ एक प्याली, आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहाँ साइप्रस के लोग भी हैं। एक प्याली तो मैं पहले ही पी चुका हूँ और उसमें पानी सावधानी पूर्वक मिला लिया गया, लेकिन इसी से मेरा चेहरा लाल हो गया और इस कमजोरी के कारण मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करता हूँ। लेकिन बाकी लोग हैं कहाँ? बाकी यहीं पर है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुला लूँ। हाँ, आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम है मेरे दोस्त। तू है कौन? है? तो मुझे पीटने की हिम्मत करता है? ये आदमी मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा। ये आदमी मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा। आज
लेफ्टिनेंट, आप ये ना भूले कि आप शराब के नशे में हैं। तुमने मुझे नशे समझ रखा है? अरे अरे कैसे हो? ये क्या कर रहे हैं? मोंटानो साहब, मोंटानो साहब रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। आज इसका बोतल बना के अरे ऐसा मत कीजिए। अरे अरे कौन घंटा बजा रहा है? ये घंटा कौन बजा रहा है? सारा शहर बज जाएगा। रुक जाइए आप लोगों को। अरे बंद कीजिए घंटे को, जनरल जाग जाएंगे। ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे अगर तुम लोगों को अपनी जान की परवाह है तो रुक जाओ। मुझे बड़ा आघात पहुंचा है, मेरा बहुत खून बह रहा है। ये क्या मामला है? जनरल, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हम तो बस पहले यहाँ पर मित्र की तरह जश्न मना रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि सबने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और एक युद्ध की तरह लड़ने शुरू हो गए। मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं जानता। कैसियो, तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो, ये बात कैसे भूल गए और इस प्रकार के झगड़े में पड़ गए? जनरल, जनरल मुझे माफ कर दो जनरल। मोंटानो, लोग तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम इस प्रकार के झगड़े में। अच्छे ओथेलो, मुझे प्राणघात आघात पहुंचा है। आपका अधिकारी यागो आपको पूरी बात बता देगा। अब तो भगवान के नाम पर मेरे अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है और कुछ निर्णय न कर पाने की स्थिति में मेरा क्रोध ही मुझे निर्णय कराएगा। बताओ यागो, झगड़ा कैसे शुरू हुआ? जनरल, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे मित्र कैसियो का नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि हम सब यहाँ जश्न मना रहे थे, तभी देखता हूं कि एक कोई अजनबी व्यक्ति कैसियो से झगड़ा करता है और कैसियो उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर मैं उस व्यक्ति के पीछे भागता हूं जो मुझे देखकर भाग जाता है और आखिर में देखता हूं कि कैसियो और मोंटानो ने आपस में तलवारें खींच रखी हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा और इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, बस मैं इतना ही जानता हूं। मैं देखता हूं कि तुम्हारी दोस्ती कैसियो को बचा रही है और तुम उसके अपराध को कम करके बता रहे हो। कैसियो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन आज के बाद तुम मेरे अधिकारी नहीं हो। ये देखो, मेरी पत्नी भी आ गई। मैं आज रात तुम्हें दोषी मानता हूं कैसियो। प्रियतमा, आप सब कुछ शांत हो गया है, आओ हम चलकर सोएं। यागो, मोंटानो को उपचार के लिए ले जाओ और जो लोग इस झगड़े को देखकर भयभीत और उत्तेजित हैं उन्हें शांत करने की जिम्मेवारी आप पर। जी। एक सिपाही का भाग्य होता है कि इस प्रकार के झगड़े उसकी नींद को खराब कर दे। आपको तो बहुत चोट पहुंची है लेफ्टिनेंट। मैंने तो अपना सम्मान खो दिया यागो। अरे मैं व्यक्तिगत चोट की बात कर रहा हूं और आप सम्मान सम्मान चिल्ला रहे हैं। हाँ, देखिए, सम्मान एक बड़ी ही तुच्छ वस्तु है। ये तो उसे भी मिल जाता है जो उसके लायक नहीं होता और उसे भी नहीं मिलता जो उसके लायक होता है। देखिए, आप सम्मान की चिंता ना करें तो आपका कुछ भी नहीं गया। लेकिन मुझे यह बताइए कि वो कौन व्यक्ति था जिसके साथ आप झगड़ा कर रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शराब ने नशे का रूप धारण किया। नशा, क्रोध आया और मैंने तलवार। अरे शराब क्यों पी? अरे कैसियो मेरे मित्र, शराब तो बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यकर चीज है। तुम या कोई भी जिंदा व्यक्ति इसे जितना चाहे पी सकता है। इसकी निंदा मत करो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, डेस्टिमोना जो कि ओथेलो की पत्नी है, ओथेलो उसकी हर एक बात को मानता है।
तुम जाकर डेस्टिमोना के सामने अपने अपराध को ईमानदारी से स्वीकार कर लो और उससे कहो कि जनरल और तुम्हारे बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करो, प्रार्थना करो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त, डेस्टिमोना बहुत ही नेक औरत है, दयावान, चरित्रवान। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो ओथेलो से तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करवा लेती। जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसे ईमानदारी से कर डालो। वाह, वास्तव में क्या सलाह तुमने मुझे दी। यह सलाह मैंने अपनी मित्रता और प्रेम के कारण दी है मेरे दोस्त। मैं डेस्टिमोना के घर अभी जाता हूं और उसका इंतजार करूंगा और निवेदन करूंगा कि मेरे विषय में वो जनरल से कुछ कहे। कैसियो, अब मुझे ड्यूटी पर चलना चाहिए, काफी समय हो रहा है। तुम वैसा ही करना जैसे मैंने कहा। बिल्कुल। करोगे ना? बिल्कुल। और अभी तुम जाने की हालत में हो ना? अरे तुम मेरे अच्छे मित्र हो यागो, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। सम्मान, लोग भी कितने फालतू सामान के साथ सफर करते हैं। अब आप मुझे बेईमान कहेंगे, लेकिन बताइए क्या बेईमानी की मैंने? एक मुसीबत में पड़े हुए दोस्त को बस रास्ता ही तो दिखाया है। अब ये बुद्धू डेस्टिमोना से जाकर मिन्नतें करेगा। इसे कहते हैं कि किसी को बर्बाद करने से पहले उसका हौसला जीतना पड़ता है, उसका यकीन जीतना पड़ता है। यह है भलाई की शक्ल में जहन्नुम। वो डेस्टिमोना, वो नेक औरत ओथेलो से इसके लिए वकालत करेगी। बस यही मेरा मौका होगा। मैं ओथेलो से कहूंगा कि डेस्टिमोना जो कर रही है वो कैसियो के साथ संबंध बनाने के लिए कर रही है। उसके बाद वो जितनी कैसियो की वकालत करेगी उतना ओथेलो की नजरों में गिरती चली जाएगी, खार होती जाएगी। अब इस औरत की नेकी से ही मैं बुनूंगा वो जाल जिसके फंदे में सब फंसेंगे। लेकिन अभी मुझे उस रॉड्रिगो को भी संभालना पड़ेगा। वो हरामजादा भी पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ रॉड्रिगो? मित्र यागो, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। ओह, थोड़ा धैर्य रखो मित्र। कभी कभी कुछ काम निकालने के लिए अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है मेरे दोस्त। और कैसियो ने अगर तुम्हें थोड़ा पीट दिया तो क्या हुआ? उसकी वजह से हमारा रास्ता भी तो साफ हुआ है और तुम्हारे पिटने की वजह से ही उसकी आज नौकरी गई है। अब हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है? ठीक है मित्र। अब जाओ, मुझे बहुत काम है। अपने मरहम लगाओ जाकर और कल मुझे मिलना। हाँ ठीक है मित्र। जाओ जाओ। अलविदा मित्र। अपनी बीवी को काम पर लगाना होगा। वो कैसियो को डेस्टिमोना से मिलवाएगी और मैं ओथेलो को वहां किसी बहाने से ले आऊंगा। वक्त कम है और काम ज्यादा। मैं सोचता हूं तो बड़े भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती। जनरल यागो, कुछ कहना चाहते हो? जनरल, क्या कैसियो आपके और डेस्टिमोना के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था? हाँ, उसे तो शुरू से अंत तक इसकी जानकारी थी। लेकिन तुम क्यों पूछते हो? बस ऐसे ही चलते फिरते मेरे दिमाग में एक विचार आया, मेरा अन्यथा कोई मतलब नहीं। तुम चलते फिरते विचार को संतुष्ट करने की बात क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं समझता था कि वो इससे भली भांति परिचित नहीं है। नहीं, वो इससे परिचित था। वो तो बल्कि कभी कभी मेरे और डेस्टिमोना के बीच संदेशवाहक का कार्य भी किया करता था। सचमुच? सचमुच? तुम सचमुच क्यों कह रहे हो? तुम्हें उसमें कोई देखने वाली बात मिल रही है क्या? क्या वो ठीक व्यक्ति नहीं? क्या सोचते हो? जनरल, वो ठीक व्यक्ति है,
बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भगवान कसम यागो, ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार मेरे ही शब्दों को दोहरा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन के भीतर कोई बात बैठी हुई है और उसका बाहर आना बहुत अधिक भयावह है। जनरल, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं और आपके प्रति कितना वफादार हूं। सोचता तो हूं तुम ईमानदार हो और वफादार हो, लेकिन तुम अभिव्यक्त करने से पूर्व बहुत गहन चिंतन करते हो। इसीलिए तुम्हारा इस तरह से सोचना मुझे बहुत अधिक डरा रहा है। जनरल, मुझे लगता है कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन जनरल, व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। लेकिन व्यक्ति जैसे दिखाई देते हैं उनको वैसा ही होना चाहिए। इस विचार से तो कैसी वो एक ईमानदार व्यक्ति ही है। तुम्हारे मन के भीतर जरूर कोई बात बैठी हुई है। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम उसे मेरे सामने उसी प्रकार रख दो जिस प्रकार तुम अपने सामने रखते हो। कुछ छुपाओ मत। जनरल, मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, बुद्धिमानी की बात इसी में है कि आप मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से ना लें, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी ही कल्पनाएं उमड़ती रहती हैं, बिना सिर पैर के विचार आते रहते हैं। इनका कोई यथार्थ से लेना देना नहीं होता, ये बस संदेह से भरे होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले तो अच्छा हो। तुम्हारा आशय क्या है? जनरल, देखिए, गुलामों तक को यह आजादी होती है कि वो अपने विचार अपने तक ही रखें, और मैं समझता हूं कि आपके इस गुलाम को भी आप इतना हक तो जरूर देंगे। तुम गुलाम नहीं मित्र हो, और जब मित्र होकर कोई बात छिपाता है तो षड्यंत्र करता है। मैं इसी मित्रता के नाते आपसे कह रहा हूं जनरल कि आप अपने भीतर किसी भी तरह का ईर्ष्या का भाव ना आने दें। ईर्ष्या एक ऐसा हरी आंखों वाला जानवर है जो इंसान की भावनाओं से खेलता है और उससे ही पलता फूलता है। भगवान हम पुरुषों को ईर्ष्या से बचाए। किसी भी व्यक्ति का या औरत का धन उसका अपना नाम होता है, जो कि उसकी अंतरात्मा से जुड़ा होता है। जनरल, अगर कोई मुझसे मेरा धन चुराता है तो वो मुझसे मेरी बड़ी ही तुच्छ सी वस्तु लेकर जाता है। लेकिन जनरल, अगर कोई मुझसे मेरा नाम चुराता है, मेरा उत्तम नाम चुराता है, उसे मिट्टी में मिला देता है, तो वो मुझे दुनिया के सामने, दुनिया की नजरों में गिराता है। तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ईर्ष्या के जीवन को गले से लगा लूंगा और हर समय स्वयं को संताप से परेशान करता रहूंगा? नहीं, जिस दिन मुझे संदेह हो जाता है मैं इसका अंत देखना पसंद करूंगा। अगर तुम्हारी बातों में आकर कल्पना में घुलता रहूंगा तो एक मूर्ख बकरी जैसा बन जाऊंगा। अब ये कहना कि मेरी पत्नी अति सुंदर है, अच्छा गा लेती है, अच्छा नाच लेती है, तो इससे मुझे ईर्ष्या होने वाली नहीं है। जहां पर गुण होते हैं वहां पर ये विशेषताएं प्रशंसनीय होती है। मैं उससे कम विशेषताओं वाला। अब ये कोई आधार नहीं कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि वो मेरे प्रति वफादार नहीं है। उसने मुझे खुली आंखों से पसंद किया है। अब अगर मैं संदेह करता हूं तो मेरा संदेह सत्यापित होना चाहिए, और जिस दिन ये सत्यापित हो गया उस दिन सिर्फ एक चीज रहेगी, प्रेम या संदेह की विदाई। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई जनरल। अब मेरे पास आपको बताने के लिए उचित कारण भी है, लेकिन अभी मैं सबूत की बात नहीं कर रहा हूं जनरल। जनरल, आप अपनी पत्नी डेस्टिमोना पर नजर रखें और साथ में कैसियो पर भी अपनी नजर बनाकर रखें, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी तरह का ईर्ष्या का भाव अपने मन में ना आने दें। जनरल, आप मेरे मित्र भी हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी तरह का संदेह अपने मन में ना लाएं, लेकिन मित्र होने के नाते मैं ये कहता हूं कि आप उस पर पूरा भरोसा भी ना जताएं। जनरल, मैं वेनिस की स्त्रियों को, अपने देश की स्त्रियों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये अपने पापों को छिपाने के लिए भगवान को साक्षी बनाकर सब कुछ खुलासा कर सकती हैं, लेकिन अपने पति के सामने ये कुछ भी कबूल करने से घबराती हैं, शर्माती हैं। इन्हें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जनरल, तुम ऐसा सोचते हो? जनरल, उसने अपने बाप को धोखा दिया, लेकिन जब ड्यूक के दरबार में उसने आपकी आंखों में अपने बाप के लिए गुस्सा देखा तो वो सबसे पहले अपने बाप की तरफ गई थी। उसने किया तो ऐसा ही, जबकि उसका बाप तो ये समझता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जादू टोने से हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इतनी नादान तो नहीं है
कि उसे अपने बाप से प्यार जताने के लिए किसी भी तरह का कोई बहाना करना पड़ता? जनरल, मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं। देखिए, मेरी बातों को आप गंभीरता से ना ले तो अच्छा है। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे दिमाग में ऐसे ही बिना सिर पैर के विचार उमड़ते रहते हैं, इनका कोई गंभीर आशय नहीं होता है। मैं तुम्हारा आभारी हूं, जारी रखो। जनरल, मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं। नहीं जनरल, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी बातों को ऐसे ही रहने दें। आप अपने मन के घोड़ों को ना दौड़ाएं। मुझे लग रहा है कि आप गंभीरता से ले रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जनरल, देखिए, आप कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपको परेशानी हो। जनरल, मैं कुछ नहीं करूँगा। जनरल, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो मेरे शब्द आपको ऐसे भयंकर परिणामों तक ले जाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जनरल, आप मेरे विचारों को लेकर इतना परेशान ना हो जाइए। मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी पत्नी गुणवती लगती है। मैं तो यही चाहता हूं जनरल, भगवान करे कि ऐसा ही हो और आप ऐसा ही सोचते रहें। लेकिन मैं कभी कभी सोचने को बाध्य हो जाता हूं कि इंसानों की फितरत बदल भी तो जाती है। यही तो बात है जनरल। उसने अपने देशवासियों को छोड़कर आपसे शादी की। ये बात मुझे बड़ी ही विचित्र लगी, जबकि उसके देशवासी तो उसी के देश के थे, उसी के अनुकूल थे, उसी के अनुरूप थे, लेकिन फिर भी उसने उनको छोड़कर आपसे शादी की। ये तो बड़े ही पाप वाली बात है। जनरल, देखिए, मैं ऐसी कई स्त्रियों को जानता हूं। मैं सिर्फ डेस्टिमोना की बात नहीं कर रहा। जब वो हवस के आवेश में आती हैं तो कभी कभी बिस्तर पर वो अपने पति की तुलना अपने देशवासियों से करना शुरू कर देती हैं, और कभी कभी तो ना अपनी शादी पर पश्चाताप भी होता है। अकेला छोड़ दो मुझे। मैं आपसे अलविदा लेता हूं जनरल। ईश्वर, मैंने शादी क्यों की? इस ईमानदार व्यक्ति ने मुझे जितना कुछ बताया है उससे कहीं अधिक देखा और जाना होगा। जनरल, मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले तो अच्छा होगा। आप संयम से काम लें, और देखिए, अगर आपने गंभीरता से काम लिया, इसको अभी समय पर छोड़ दीजिए, लेकिन कैसियो को उसका बनता हुआ हक दे दीजिए जनरल, जिसका कि वो हकदार है। उसे लेफ्टिनेंट बना दीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद, और देखिएगा कि उस समय के बीच में कैसियो और डेस्टिमोना आपसे किस तरह से पेश आते हैं। इससे आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा जनरल। और मुझे संदेह में पड़े रहने दें, क्योंकि मेरे पास इसका कारण भी है जनरल। मेरे दिमाग में ऐसे ही संदेह उमड़ते रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन डेस्टिमोना को निर्दोष ही समझें। आप संयम से काम लें। मेरे संयम के विषय में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यागो। चले जाओ यहां से। मैं आपसे फिर से विदा लेता हूं जनरल। ये व्यक्ति बहुत अधिक ईमानदार है और इसको दुनिया समाज का ज्ञान भी बहुत है। अगर मेरी पत्नी उल्टा नारी सिद्ध हो जाती है, मैं उसे अलग कर दूंगा। हालांकि इससे हृदय को आघात पहुंचेगा, शायद इसलिए कि मैं काला हूं और उसके देश के जो वीर पुरुष हैं उनके जैसी श्रेष्ठता और दक्षता मुझ में नहीं है, और मेरी उम्र भी अधिक है। इसीलिए मुझे धोखा दिया गया है, और मेरा संतोष सिर्फ इस बात में है कि मैं उनसे घृणा करता हूं। शादी के कारण हम इन कोमल प्राणियों को अपना कह देते हैं, लेकिन इनके यौवन के आवेग इनके अपने होते हैं, इसमें हमारा कोई वश नहीं होता। झूठी है, झूठा दिखावा करेगी। तो चलो, नहीं कर। खाना तैयार है, और आपने जिन लोगों को खाने के लिए बुलाया था सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है। क्या हुआ आपको?
मेरी तबीयत खराब है। ओह, मुझे लगता है आप रात भर जागते हैं, शायद इसलिए आपका सिर दर्द हो रहा होगा। आप यहाँ आइए मेरे साथ, यहाँ बैठिए। ये मेरे पास जो रुमाल है, ये मैं आपके सिर पे बांध देती हूँ। तुम्हारा रुमाल बहुत छोटा है। कोई चिंता की बात नहीं प्रियतमा, मैं अंदर ही चल रहा हूँ। आओ। मुझे खुशी है कि ये रुमाल मुझे मिल गया। ये हबशी की तरफ से डेस्डेमोना को उसके प्यार के लिए पहली निशानी थी, जिसे चुराकर लाने को मेरे पति यागो ने मुझे कब से कहा था। और मेरी किस्मत, आज मैं इसे पा गई। मेरी मूर्ख पत्नी यहाँ पर अकेली क्या कर रही है? देखो, गाली मत। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चीज है। मेरे लिए? तो जैसी बेवकूफ औरत से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें वही रुमाल लाकर दे दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? कैसा रुमाल? तुमने इसको चुरा लिया? नहीं, चुराया नहीं। डेस्डेमोना से गलती से गिर गया और मेरी किस्मत, मैं वहीं खड़ी थी, मैंने झट से उठा लिया। सुंदर पत्नी, इधर ये रुमाल मुझे दे दे। अरे यागो, तुम इस रुमाल का करोगे क्या? मैं इसका कुछ भी नहीं करूंगा, तू बहुत सुंदर है। ला, दे दे, दे दे। नहीं, ये रुमाल मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे बिल्ली की तरह मत भाग दे। यागो, अरे इधर दे ना रुमाल। देखो यागो, ये अगर तुम्हारे किसी काम का ना हो ना, तो मुझे वापस दे दो। बेचारी डेस्डेमोना ऐसे नहीं पाएगी ना, तो बहुत दुखी हो जाएगी। मुझे ये मेरे बहुत काम का है, तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यागो, चल जा। गलत गलत जा। इस रुमाल को मैं कैसियो के कमरे में डाल दूंगा। कभी कभी ये तुच्छ सी चीजें बहुत ही पक्का सबूत बन जाती हैं। हबशी के कानों में मैं पहले से ही जहर घोल चुका, और जैसे ही मैं उसको बताऊंगा कि ये रुमाल कैसियो के पास है, तो वो जहर उसके खून में पहुंचकर विष बन जाएगा और इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा। ओथेलो आ रहा, आते ही वो इस बात की पुष्टि करेगा। झूठी औरत, झूठी औरत है वो। जनरल, मुझे लगता है कि आपको इस विचार को निकाल देना चाहिए अपने मन से। तुम यहां से चले जाओ यागो, तुमने मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। मैं सोचता हूं कि धोखा खा जाना एक बार के लिए बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी इसके प्रति सावधान बना रहूं। जनरल, मुझे आपसे ये सब बातें सुनकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मुझे उसके आपराधिक प्रेम के गुप्त खंडों की कोई जानकारी नहीं थी। और ये मानसिक शांति के लिए कितना उचित था। कल रात को मैं कितने चैन से सोया, कितने आराम से मैंने भोजन किया, कितना प्रसन्न था मैं। मैंने कैसियो के चुंबनों को उसके होठों पर महसूस ही नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति को ठग लिया जाए लेकिन उस चीज की कमी महसूस ना हो, तो उसे ठगा ही नहीं गया। जनरल, मुझे आपके से ये बातें सुनकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। इससे चलो मेरी पूरी सेना के साथ वो सो जाती, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी एक अभिशाप नहीं, लेकिन अब मानसिक शांति सदा के लिए अलविदा। संतोष विदा। अब कोई संहारकारी युद्ध नहीं जिसके कारण महत्वाकांक्षा एक सद्गुण बन जाती है। हिनहिनाते घोड़े और तुरही की ध्वनि को विदाई, नगाड़ों के युद्ध संगीत और कान फाड़ देने वाले बाजों की ध्वनि को विदा।
प्लंकारी तोपें जिनके अंदर से अमर युद्ध के देवता के तूफानों समान आवाजें निकलती हैं, उनको विदा। ओथेलो समाप्त। जनरल, मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि आप मेरी वजह से इतना परेशान हो गए हैं। जनरल, आप संयम रखिए। जनरल, तू इस बात को सिद्ध कर कि मेरी पत्नी एक दुराचारी स्त्री है, वरना पवित्र आत्मा की कसम तू कुत्ते की योनि में पैदा होता है। जनरल, मेरे प्रेम और वफादारी का आप मुझे ये सिला दे रहे हैं? मुझे सबूत चाहिए जिसमें संदेह का कोई स्थान न रहे, वरना आज तेरी मौत है। जनरल, आपसे ईमानदार होने का आप मुझे ये सिला दे रहे हैं? जनरल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे ये सिला दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ओ दुनिया, ओ बेरहम दुनिया, देखो देखो आज देखो कि प्रेम करना और ईमानदार होना कितना बड़ा अपराध हो गया है। जनरल, आपने मुझे ये सजा दी है आपसे प्यार करने की, आपके साथ ईमानदार रहने की। जनरल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लेफ्टिनेंट का पद नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ जनरल, मैं चलता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ईमानदार हो। जनरल, मेरी ईमानदारी और मेरी मूर्खता दोनों एक ही तरह की हो गई है आपके लिए। मुझे तो समझदार होना चाहिए था। ईमानदारी की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी सकुड़ी है, और कभी कभी लगता है कि नहीं है। मैं कुछ ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं हो। मुझे उसके इसलिए विचार का सबूत चाहिए। यागो, जब तक चाकू या तलवार है, अग्नि या विष है, नदी नालों में डुबाने की जगह है, इस धरती पर बदला लेने का एक भी साधन मौजूद है। मैं मान के इस विष को सहन नहीं कर सकता। मुझे संतोष चाहिए, संतोष चाहिए। जनरल, आपको संतोष मिले भी तो कैसे? आप तो बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को कैसियों के साथ सोते हुए पकड़ना चाहते हैं। जनरल, सबूत की बात की है, सबूत। जनरल, देखिए, ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने मूर्खतापूर्ण ईमानदारी के साथ मैं आपके इतना आगे बढ़ चुका हूं कि अब मेरे लिए पीछे हटना संभव नहीं है। जनरल, आपने अपनी पत्नी के हाथ में वो रुमाल देखा है? कैसियो बड़बड़ा रहा था। जनरल, कैसियो को नींद में बड़बड़ाने की आदत है। कल रात मेरे साथ वो देर तक सोया था। वो नींद में कह रहा था, ओ डेस्टिमोना, तुझे उस हबशी को उस भगवान ने क्यों दे दिया? फिर उसने अपनी जांघों को मेरी टांगों पर रखा और मेरा कसकर चुंबन लिया, और उसके बाद मेरी टांगों पर अपनी जांघों को रखते हुए वो लंबी लंबी आहें लेने लगा और कहने लगा, ओ डेस्टिमोना, तुझे उस हबशी को, उस काले हबशी को इस भगवान ने क्यों दे दिया? जनरल, आप परेशान मत हो, ये सिर्फ एक सपना था। मैं उस कैसियो के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जनरल, आप परेशान ना हो सकता है कि आपकी बीवी अभी भी सद्गुणी हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपने अपनी बीवी के हाथ में रुमाल देखा था? रुमाल तो हाँ, जिस पर वो फूल बने हुए। ऐसा रुमाल तो मैंने अपनी पत्नी को पहले बार के तौर पे दिया था। देखिए जनरल, ये तो मैं नहीं बता सकता कि आपने उसे कब क्या दिया था, लेकिन वैसा ही रुमाल मैंने कैसियो के पास भी देखा है। अगर ये वही रुमाल है तो एक सबूत हो सकता है। मेरी इच्छा है कि उस दुष्ट के 40,000 जन्मों, उसका एक जन्म तो मेरे प्रतिशोध का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल सच्ची बात है। आज मैं तुम्हारे सामने अपने सारे प्रेम को हवा में उड़ा देता हूं। सारा प्रेम, ये गया मेरा प्रेम।
इस हृदय में सिर्फ प्रतिशोध बचा है। जनरल, आप अपने आप पर काबू रखें। हो सकता है कि आपके विचार बदल जाएं। कभी नहीं, मेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी प्रकार मेरे प्रतिशोधपूर्ण विचार उठेंगे और चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। आज मैं तुम्हारे सामने ये शपथ करता हूं कि मैं इसका उचित निर्णय करूंगा। जनरल, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ आज ये प्रतिज्ञा करता हूं। ओ आसमान में टिमटिमाने वाली दिव्य शक्तियों और टिमटिमाते सितारों, आज से जो कुछ भी ओथेलो के साथ हो रहा है वो गलत होना बंद हो जाए। मैं तुमसे आवाहन करता हूं और ओथेलो का जो भी हुक्म होगा उसे पूरा करना मेरा फर्ज होगा। अब वो हुक्म चाहे किसी की हत्या करने का ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी निष्ठा का स्वागत करता हूं। 3 दिन में मुझे सुनने को मिलना चाहिए कि कैसियो का धड़ उसके सर से अलग हो गया। मेरे मित्र को तो आप अब मरा ही समझिए जनरल, लेकिन डेस्टिमोना को छोड़ दीजिए। वो हो सकता है कि निर्दोष हो। उस वैश्य को फाड़ में जाने दो। मैं जाता हूं और उसकी मौत का कोई साधन तलाश करता हूं। मैं आपसे विदा लेता हूं जनरल। ठहरो। आज से तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो। क्या जनरल? आज से तुम मेरे लेफ्टिनेंट हुए। मैं आपका आभारी हूं जनरल। अपने पूरे दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके सोच के बताओ कि क्या तुमने वो रुमाल कहीं देखा? मुझे तो ऐसा कोई रुमाल नहीं मिला। अगर एक बार के लिए मेरे पैसे भी गुम हो जाते ना मिलिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर वो रुमाल बहुत ज़रूरी था। वो तो शुक्र है कि ओथेलो का मन इतना साफ है, वरना किसी भी आदमी के मन में शंका पैदा करने के लिए बात बहुत थी। क्या वो ईर्ष्या करते हैं? कौन? ओथेलो? नहीं, उनका मन बहुत साफ है। वो जिस देश में पैदा हुए उस देश के सूरज ने अपने अंदर की सारी रोशनी उनके अंदर इस प्रकार भर दी है कि उनके अंदर के सारे विकार गायब हो गए हैं। मिलिया, रुमाल यहीं कहीं होगा, मैं देख लेती हूँ। ढूंढो उसे ढूंढो। मालिक तो इसी तरफ आ रहे हैं। ओथेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक। भावनाओं को दबाना इतना कठिन कार्य होता। तुम कैसी हो डेस्टिमोना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठ जाइए, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इधर आइए। मैं तुम्हारे हाथ का स्पर्श करना चाहता हूँ। ये तो बहुत गीला है। हाँ, इस हाथ में अभी शौक और उम्र की ढलान नहीं देखी है। ये तुम्हारे उदार हृदय को बताता है, लेकिन इसके अंदर एक युवती की भावना और जोश भरा हुआ है। और इसी हाथ में मैंने अपना दिल रख के आपको दिया था ओथेलो। पहले जमाने में लोग दिल देते थे और फिर हाथ, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज शादी में लोग हाथ तो देते हैं,
लेकिन दिल नहीं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे वो रुमाल चाहिए। हाँ, वो रुमाल, अब वो रुमाल तो अभी नहीं है मेरे पास। कहाँ है? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगा। मुझे वो रुमाल चाहिए। वो रुमाल यहाँ नहीं है ओथेलो। अब खो दिया है? नहीं नहीं, वो रुमाल मैंने नहीं खोया है। वो होगा ही नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर खो भी गया तो? फर्क पड़ता है, तुम जानती हो। वो रुमाल मेरी माँ को एक मिस्र जादूगरनी ने दिया था। उसने कहा था कि जब तक वो रुमाल उसके पास है वो आकर्षक औरत बनी रहेगी और उसका पति उसे सदैव प्यार करता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने वो रुमाल खो दिया उस दिन उसका पति उससे घृणा करने लगेगा। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो रुमाल कहाँ है? मुझे नहीं पता वो रुमाल कहाँ है। मैं जानती हूँ आप ये क्यों कह रहे हैं। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं आपसे कैसियो के बारे में कोई बात ना कर पाऊँ, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप कैसियो को वापस ले लेंगे ओथेलो। मुझे रुमाल चाहिए। वो आप अब बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं। मुझे रुमाल चाहिए। ये सब आपकी गलती है। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना मिस कर रहा था तुम्हें। मैं तुम्हें तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा। और हाँ, मैं तुम्हें हर समय ढूंढता रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें ढूंढता हूँ। और वास्तव में मैं तुम्हारे घर ही आने वाला हूँ। कैसी हो? मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। तुम मुझसे एक सप्ताह से नहीं मिले हो। 7 दिन और 7 रातें, 128 घंटे। और क्या तुम जानते हो इतने गाड़ी की पूरी से भी धीमी चालू होती है उसकी। कैसी ये समय मेरे लिए कितना उपा देने वाला था। ओह प्रियंका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितने अवसाद भरे क्षणों में जी रहा था। मैं तो तुम्हारे पास से आ गया, लेकिन ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुमसे मिल के बताऊंगा अकेले। लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। कैसी ये किसका है? ये किसी चुड़ैल का रुमाल होगा। अब मुझको मालूम पड़ा कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो रही थी। ओह प्रियंका, तुम अपने इन संदेहों को शैतान को दे दो। तुम कितने ईर्ष्यालु हो कि सोचती हो कि ये रुमाल किसी औरत ने मुझे दिया है। मेरे जीवन में कौन औरत है तुम्हारे सिवा? अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। बताओ तो सही, ये आखिर किसका रुमाल है? किसका रुमाल है ये तो मुझे नहीं पता। ये मेरे कमरे में पड़ा हुआ था, मुझे इसका डिजाइन पसंद आया। मैंने कहा कि जिसका भी है उसको देने से पहले एक डिजाइन अपने लिए नहीं, अपने प्रियंका के लिए बनवा लो। और मैं इसे लेकर तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन तुम यहाँ मिल गई और तुम मुझ पर संदेह कर रही हो। तुम इसका डिजाइन बनाओ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुमको छोड़ दूं? भला क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ पे जनरल का इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं नहीं चाहता कि जनरल मुझे किसी औरत के साथ देखे। कैसी हो? मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे प्यार है। आज तक मैंने किसी और से प्यार ही नहीं किया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे रात को मिलोगे या नहीं? क्या इस रास्ते पे थोड़ा सा मेरे साथ चल सकते हो? इस रास्ते पे? मैं तो तुम्हारे साथ हर रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा जन्म भी तुम्हारे साथ चलने के लिए हुआ है। आज, अभी, जभी, कभी भी सिर्फ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ पे जनरल का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज मुझे माफ कर दो। ठीक है, परिस्थितियों को मानते हुए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कैसी हो? मुझसे जल्दी मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
छिपे रहना। अभी इधर से कैसे निकलेगा, ठीक है? और ये तलवार पकड़ो और जैसे ही वो आए उसकी पीठ पर वार कर देना। ठीक है मित्र। कर सकोगे ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, घबराओगे तो नहीं? तुम पास में ही रहना लेकिन। हाँ, यहाँ छिप जाओ। यहाँ। मुझ पर किसी ने आघात किया है। कौन है वो दुष्ट? मुझे नहीं पता। देखो देखो कौन है वो। कुत्ते कमीने रॉड्रिगो, तोड़ दिया। लोगों को लेकर आओ लेफ्टिनेंट, आप यहीं पर रहना। ठीक है। यही है वो रात। कारण है पवित्र सितारों, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कारण है, लेकिन मैं इसका खून नहीं ना ही इसकी बस जैसी श्वेत चमड़ी को उधेड़ूंगा। अगर मैं इसके जीवन प्रकाश को बुझा देता हूं, इस प्रकृति की कलाकृति की सुंदरतम तो फिर मैं किसी ऐसी जादुई अग्नि के विषय में नहीं जानता जो इसके जीवन प्रकाश को फिर से प्रज्वलित कर सकेगी। गुलाब के इस फूल को अगर मैं तोड़ देता हूं तो इसे फिर से नहीं लगा पाऊंगा। इसको मुरझाना ही पड़ेगा। एक बार मैं पेड़ के ऊपर से इसकी सुगंध लेना चाहता हूं। सुगंधित सांस है जो मुझे बार बार कह रही है कि मैं अपना निर्णय बदल डालूं। मरने के बाद भी तुम इतनी ही सुंदर
प्यार की खातिर मार रहा हूं, लेकिन उसके बाद सदैव प्यार करूंगा। इतना सुंदर प्राणी कभी भी इतना खतरनाक नहीं हुआ होगा। रोता हूं, लेकिन ये आंसू निरंकुश हैं। अंतिम विदा। ईश्वर, मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, लेकिन अपने प्यार के सम्मान की खातिर उसको मार रहा हूं। हेलो। हाँ डेस्टिमोना, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए मेरे पास। तुमने आज रात प्रार्थना कर ली? हाँ, मैंने प्रार्थना कर ली। अगर कोई ऐसे पाप हैं जिनका तुमने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, उसके लिए एक बार प्रार्थना कर लो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं जितना कहता हूं उतना करो। जब तक तुम्हारी आत्मा अपने सारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं? कर रहा हूं। ऐसी बात है तो कौन मुझ पे गलत है? मेरी भी ऐसी इच्छा है। ओथेलो, कोई पाप नहीं किया। आपकी आंखों में क्यों को याद कर। पाप नहीं किया है कि आपसे बात करना नहीं करना पाप है? हाँ, और उसी के लिए तुझे मरना होगा। नहीं किया है, तो मैंने आपसे मोहब्बत करी है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो रुमाल जो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उस रुमाल को कैसियो को दे दिया? नहीं, कैसी को कोई रुमाल नहीं दिया है। झूठ मत बोल। मैंने उसे कोई रुमाल नहीं दिया। मुझसे बुरा क्यों पूछ लीजिए ओथेलो? रुमाल मैंने तुम आंखों से देखा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे बुरा के पूछिए। उसने बात कबूल कर ली है। उसके तेरे साथ संबंध थे, कैसे संबंध? शारीरिक संबंध। ओथेलो, मुझसे आपसे मत बोलो, तुम्हारी आखिरी रात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये साजिश है। ये साजिश है। आप मुझसे बुला के पूछते क्यों नहीं? वो अब किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? ईमानदार यागो ने उसका काम तमाम कर दिया है। यागो? मैं आपसे ओथेलो, ये साजिश है। आपके खिलाफ ये साजिश होती है वैश्या औरत। ओथेलो, मैं आपसे संघर्ष करना बंद करो, ये तुम्हारी आखिरी रात है। ओथेलो, आप मेरे विश्वास करिए, मुझे
कैसियो के मृत्यु का समाचार लेकर आई। ठहरो, मर चुकी। जल्दी कीजिए। ठहरो, मैं बुलाता। खोलिए दरवाजा, खोलिए मालिक। अंदर आओ। मालिक, कैसियो ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। उसका नाम रोड्रिगो था। क्या? रोड्रिगो की हत्या हुई? हाँ। और कैसियो? कैसियो जिंदा है। ईश्वर, गलत हत्या हो गई। कैसे हो सकता है? मालकिन अभी तक सो रही है? हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तबीयत कल तक तो ठीक थी। मालकिन, उसने अपने अंतिम क्षणों में झूठ बोला। मैंने इसकी हत्या कर दी। ऐसा झूठ? अगर तूने इसकी हत्या की है तो तू सबसे बड़ा शैतान है। वो एक वैश्या थी, चरित्रहीन औरत। वो दिव्य रूप से पवित्र थी और तुझसे बहुत प्रेम करती थी। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने इसको पर्याप्त कारणों की वजह से मारा है। पर्याप्त कारण? और तुम्हारा पति सब बातों को जानता था। मेरा पति? हाँ, तुम्हारा पति। मेरा पति इस बात को जानता था कि ये चरित्रहीन है? हाँ, कैसियो के साथ। नहीं मालिक, उसने एक अबोध प्रेम को लेकर चाल चली, पर अफसोस तुम उसकी चाल में फंस गए। अगर उसने वाकई ऐसा किया है ना, तो उसकी बुरी आत्मा दर-दर भटकेगी। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, जो कुछ भी तूने किया है ना, तू उसके लायक नहीं था। मिरिया, तुम्हारा चुप रहना ठीक है। ये धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि यहाँ पर हत्या हुई है। और तुमने जो किया है ना, उससे स्वर्ग भी बदबू से भर गया है। अरे ओ हफ्शी, तो तुझसे बहुत प्रेम करती थी। शांत रहो एमिलिया। तुझे अपना सब कुछ मानती थी। ये क्या किया? मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाती हूँ। सज्जनों, सज्जनों मेरी मदद करो। यहाँ पर हत्या हुई है और ये लोग मुझे भी मार देना चाहते हैं। कोई है? कोई है? कोई है? सज्जनों, क्या बात है जनरल? क्या मामला है? यागो, तुम आ गए। देखो यागो, ये कहता है कि तुमने इसे कहा था कि मालकिन चरित्रहीन है। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं कहा होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसे कहो कि ये सब झूठ है। कहो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। जल्दी कहो कि ये सब कुछ झूठ। मैंने उनसे वही कहा है जो मुझे ठीक लगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। क्या? तुमने झूठ बोला? एक घृणित, अभिशप्त झूठ। तुम अपनी जुबान बंद रखो। शैतान, मुझे शंका तो पहले से ही थी, पर मैं समझ नहीं पाई वरना मैं तुझे पहले ही खत्म कर देती। अपनी जुबान पर ताला लगा लो, घर जाओ। जाओ। नहीं, मैं और कुछ नहीं होने दूंगी। चुप रहो। मैं अब नहीं सहूंगी, बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मेरी मदद करो। ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। नहीं, चुप कर। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ। तुम्हें तो चिल्ला चिल्ला के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने पाप किया है। तुमने पाप किया है। तुम्हें तड़प तड़प के मर जाना चाहिए, और तुझे भी। चुप कर रन्नी। और सुनो, जिस रुमाल के शक की वजह से तुमने मालकिन को मारा है ना, वो रुमाल मुझे यागो ने लाने को कहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि इसके पीछे इसके इरादे क्या है। वरना मैं ऐसा कभी नहीं होने
सिपाही के हाथ में इससे अच्छा खंजर नहीं हो सकता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इस खंजर को लेकर मैंने एक ऐसा रास्ता पार किया था जो कि 20 गुना रुकावटों से भरा पड़ा था। लेकिन अब ये बस एक ही बगारना है। भाग्य से ऊपर कौन उठ सकता है? ओ भाग्य महिला, बिल्कुल श्वेत अपनी पवित्रता की तरह। जब हम लोग निर्णय की जगह मिलेंगे, तुम्हारी पवित्र आत्मा मुझे नरक में ढकेल देगी। आप लोग एक सिपाही की यात्रा कर, ये रही सिपाही की यात्रा और ये रहा उसका अंत। ये था नाटक अथेलो। इस नाटक के निर्देशक हैं अरविंद सिंह जी, और आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और यही नाटक हमारा परसों भी है और आप लोग आए देखने, आप सभी का स्वागत है। कलाकारों ने बहुत मेहनत करी है। मैं कलाकारों से चाहूँगा कि अपना परिचय वो स्वयं दें। सैफी। नमस्कार, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं बियांका के कैरेक्टर में थी। राकेश कुमार। मोनिदीप कांजीलाल एज प्रोवेंशियो। प्रसून नारायण श्रीवास्तव रॉड्रिगो। कैसे के किरदार में हिमांशु यादव। विपिन कुमार। सिद्धार्थ चौधरी। शिवानी राय। मधु रावत इमेलिया। अकबर कुरैशी। आकाश। और लाइट पे थे धीरेन्द्र भाई, म्यूजिक पे थे गुलशन और गौरव, कॉस्ट्यूम दालचंद जी का है, और बैक स्टेज में अकबर, अंश, मिनिस्टर, अकबर, सौरभ, मेकअप सुनील, और ये सभी अगर यहाँ पे ना मौजूद हो और आप भी ना मौजूद हो तो नाटक का मज़ा अधूरा ही होता है। आप सभी की वजह से, आप सभी के लिए
थैंक्स अ लॉट। कल हमारा एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि अरविंद सिंह जी का ही निर्देशन है। आप सब जरूर आए देखने, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। हाँ भाई।